तो किसी भी प्रकार का असेसमेंट क्यों रिक्वायर्ड है आपके ओपिनियन में? और दूसरा, अगर आपने ये चीजें कवर की हुई हैं तो उन सब चीजों को ध्यान में, उन पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए आप बताइए कि आपको क्यों लगता है कि असेसमेंट की जरूरत है? असेसमेंट नहीं दी हो तो भी चलेगा या नहीं चलेगा? क्यों जरूरत है? सीखने के लिए आकलन में मेरे ख्याल से असेसमेंट की ज्यादा जरूरत होती है। दोनों की आवश्यकता होगी तो वो भी ठीक है कि सीखने के लिए आकलन में जब हम उसकी रणनीति उसकी तैयार करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सिखा पाएंगे। तो सीख उसमें और सीखने का आकलन जो अपने इसमें बात करी तो उससे भी हमको जो आउटपुट निकल के आता है तो कहाँ हमारी कमियां रह गई हैं, कहाँ पर दिक्कत है, वो उसमें हेल्प करेगा। तो आकलन का तो बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि किस जगह पर किस स्तर पे कमियां रह गई हैं ये भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। जी मैडम। दोनों स्तर जरूरी हैं सीखने के लिए। मतलब क्या सीखना चाहते हैं, वो उसके लिए कितना नॉलेज है, कितना हमको कहाँ तक जान। ऐसा ना हो कि हम जो सिखाने जा रहे हैं वो पहले से पूर्व पहले से उनको ज्ञान है तो वो मालूम पड़ जाएगा कि उनको कितना नॉलेज है उस बारे में। और उसके बाद सीखने का आकलन तो वो क्या सीखा है और हम जिस स्तर तक सिखाने का पहले हमने सोचा था वहाँ तक हम पहुँचे हैं या ना पहुँचे हैं, कहाँ कमी पेशी रह गई है, या हमारे सिखाने के जो तौर तरीके हैं उसमें कुछ यदि चेंजेस लाना है तो उससे सीखने का आकलन भी हमारे लिए जरूरी है। दोनों ही अत्यावश्यक है। ठीक है। तो असेसमेंट मेरे हिसाब से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अ, सीखने के लिए है, सीखने का, क्योंकि हमें पता चलेगा कि गैप कहाँ पे और हमें कहाँ पे एज फैसिलिटेटर्स, एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स कहाँ पे फिल करने की जरूरत है। और अगर हमें गैप समझ में आता है तो जैसा कि महेंद्र सर ने कहा कि रणनीति बनाने के लिए हमें हेल्प करता है, स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए हेल्प करता है किसी भी प्रकार का असेसमेंट, कि अब नाउ नेक्स्ट इज दिस, कि अब मुझे इस तरह से इस टॉपिक को या किसी भी चीज को डील करना है ताकि वो उस गैप को हम फिल इन कर पाए। हाँ, सॉरी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आकलन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। यह इस प्रक्रिया का मार्गदर्शन और आगे सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो ऑब्वियसली जो मैंने कहा कि हमें हेल्प करता है, सारे पॉइंटर्स को हम बात कर लेते हैं और फिर उसको एक एक, एक मिले जुले उसमें डिस्कस करेंगे कि इसका उपयोग कक्षा अनुदेशन में बदलाव समायोजन करने के लिए किया जा सकता है। यह विद्यार्थियों को कौशलों के अभ्यास और सीखने को पुख्ता करने के मौके प्रदान करता है। तो असेसमेंट, अभी हम क्लास में असेसमेंट की बात कर रहे हैं। असेसमेंट किसी भी प्रकार का हो, वो सिंपल एक ओरल क्वेश्चन टेस्ट से लेके फाइनल पेपर तक हम किसी भी प्रकार के असेसमेंट की बात कर रहे हैं। एज टीचर्स हमें भी हेल्प करता है, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमें बताता है कि कहाँ पे गैप है और अब मुझे वापस से, तो एक सिंपल सा, आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं और तुरंत एक क्वेश्चन करें, 4 बच्चे अगर आंसर नहीं कर पा रहे हैं या गलत आंसर कर रहे हैं, एक ही प्रकार का गलत आंसर कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक जो भी मैंने पढ़ाया है वो शायद गलत तरीके से समझ लिया गया है। नाउ आई नीड टू डू दिस विद माई टीचिंग, या इस तरीके से अब मुझे वापस से ये टॉपिक समझाने की जरूरत है। तो ये हमें अपने टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजीज को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। क्लास में अपने इंस्ट्रक्शंस को हम कैसे बदल सकते हैं, कैसे अपने लेक्चर को बदल सकते हैं, कैसे अपनी एक्टिविटीज को बदल सकते हैं, इस चीज पे भी हमें गाइड करता है। उसके अलावा जब हम टेस्ट कर रहे हैं, जब हम एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि बच्चा यहाँ पे उसका गैप है। दूसरा, बच्चा भी समझ रहा होता है कि अब जो मैंने रिफ्लेक्शन की बात की थी, आपने एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन पूछ लिया, तो बच्चा जब रिफ्लेक्ट करता है उसी टॉपिक को, तो उसको भी एक मौका मिलता है कि वो सोचे समझे और प्रैक्टिस करे। तो हो सकता है कि लास्ट पेपर में नहीं, लेकिन लगातार अगर आप उससे क्वेश्चंस करते रहें,
अलग-अलग एक सिंपल सा क्लास क्विज हो, एक सिंपल सा ओरल टेस्ट हो, तो बच्चे को मौका मिलता है अपनी लर्निंग को और कॉन्क्रीट करने का असेसमेंट्स के थ्रू। तो असेसमेंट्स इसीलिए मैंने उस समय क्वेश्चन में पूछा कि असेसमेंट नहीं हो तो क्या? तो जिस तरीके से बस लर्निंग चल रही है, चलती रहेगी, वो गैप आप कभी नहीं पता कर पाएँगे कि मैंने पढ़ाया भी ठीक से कि नहीं, बच्चों को समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे असेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही बड़े उस पे बात कर रहे हैं कि हम सिंपल क्लास असेसमेंट से लेके फाइनल पेपर तक के असेसमेंट्स को ध्यान में दें, तो अ, हमें एज़ टीचर्स और स्टूडेंट्स को एज़ स्टूडेंट्स दोनों को मौका देते हैं असेसमेंट्स टू प्रैक्टिस आवर टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें आपको लग रहा है कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है या इनपुट देना है, क्योंकि ये बहुत ही एक डीप चीज़ है एज़ टीचर्स। तो अगर आपको लगता है कि आप इसमें कुछ इनपुट भी देना चाहेंगे तो वी कैन हैव अ डिस्कशन ओवर दिस। सब शांत हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं, आपकी आवाज़ तो आ रही है मैडम। अब हाँ। हाँ, मतलब अब इफ यू आर टेकिंग टाइम टू रिफ्लेक्ट आप तब म्यूट करके आप हाँ, यस यू कैन डू। जी, आगे चलें? ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि दिस मेक्स सेंस, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जी मैडम। हाँ, ये तो मतलब इसमें इम्पोर्टेंस क्या है पूरा लगभग बात क्लियर है ये कि इसका बहुत महत्व है असेसमेंट का, क्योंकि बगैर इसके तो ये ऐसा है कि जैसे हवा में तीर चलाना, मतलब ये कह सकते हैं हम तो। एग्ज़ैक्टली। जी मैडम। आगे भी वैसे ही पॉइंटर्स हैं कि इसका उपयोग शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, जो हम ओरल टेस्ट की बात कर रहे हैं, के दौरान नियमित अंतराल पर विद्यार्थियों के सीखने की गहराई को समझने के लिए किया जा सकता है। तो असेसमेंट आप नॉर्मली क्वेश्चंस करके क्लास में जो साइकिल टेस्ट होते हैं या आपके यहाँ जो भी कहते हैं वो इंटरनल टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, उसके मंथली थ्रू भी टेस्ट। हाँ, मंथली टेस्ट है, जो भी टेस्ट होते हैं, कई जगह पे वीकली टेस्ट होते हैं मंडेज़, थर्सडेज़ को। तो इस साइकिल टेस्ट के दौरान भी आप समझ सकते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया। मतलब आप सीधे फाइनल एग्ज़ाम का ना वेट करें समझने के लिए कि पूरी क्लास को नहीं समझ में आया था। तो आप अपने एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे सिंपल टेस्ट कर सकते हैं टू सी कि बच्चों को चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं। शिक्षक इन जानकारियों का उपयोग अपने शिक्षण के तरीकों में बदलाव करने और विद्यार्थी की समझ में सुधार के लिए कर सकते हैं। तो जो टीचर्स एक्चुअली कार्यरत हैं इस चीज़ के लिए कि बस बच्चों को समझ में आना चाहिए, वो इस चीज़ पे ज़रूर रिफ्लेक्ट करेंगे कि शायद मेरी ये मेथोडोलॉजी काम नहीं कर रही है बच्चों को समझने के लिए, तो अब मुझे क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है। उन रिफ्लेक्शंस पे टेस्ट हेल्प करते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर मंथली टेस्ट में सारे के सारे बच्चे, जैसा कि या मंथली टेस्ट भी नहीं, आप अगर एक ओरल टेस्ट हुआ, जैसा मैंने कहा कि टॉपिक आपने पढ़ा है और 30 में से 25 बच्चे एक ही प्रकार के गलत आंसर दे रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, मेरे पढ़ाने के तरीके में ये कुछ गड़बड़ थी कि बच्चों को ये चीज़ें एक जैसी गलत समझ में आई हैं। तो खुद की टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ में तुरंत भी करेक्शन करने के लिए वो हेल्प करता है हेल्प करता है असेसमेंट और आकलन का उपयोग विद्यार्थी को चिंतनशील प्रश्न पूछने और सीखने की रणनीति का विकास करने में समर्थ बनाती है। तो अगर आपने एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन क्लास में पूछ लिया है, तो दैट में लीड टू वेरियस अदर क्वेश्चंस एक बच्चे के दिमाग में कि अच्छा, ऐसा नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, तो वैसा भी हो सकता है। तो बच्चे को भी हेल्प करता है वो सोचने पे, और हो सकता है और क्वेश्चंस निकल के आएँ जिससे बच्चे का अंडरस्टैंडिंग और कंक्रीट होता चला जाए। इस पे आपको अगर कुछ बोलना है, आपका कुछ कभी एक एक्सपीरियंस भी रहा हो, तो दैट टू वी कैन शेयर एंड टॉक अबाउट, क्योंकि एज़ टीचर्स अ, हम लोग की जर्नी में बहुत सारे ऐसे ओरल टेस्ट के दौरान भी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि बच्चा अचानक से कुछ ऐसा पूछ लेता है। कई बार हम लोग भी प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं आंसर करने के लिए। तो जी दैट मैडम, ऐसा लीड्स कई बार होता है ऐसा। और जैसे अपन
बच्चों से जैसे अपन सामान्य कक्षा शिक्षण होता है, इसमें बच्चों का जो प्रश्न पूछने का वो लेवल रहता है वो बहुत कम रहता है। बहुत कम बच्चे प्रश्न पूछ पाते हैं और शायद पूछते नहीं के बराबर ही पूछते हैं। लेकिन यदि एक चक्कर उनको अपन ने प्रश्न बोल दिया और प्रश्न उनसे पूछा, तो उससे रिलेटेड प्रश्न उनके अपने आप ही आते हैं फिर उसके बाद। तो मैंने ये कई बार अनुभव किया है कि यदि बच्चों से डिफ़िकल्टी पूछना हो कि क्या डिफ़िकल्टी है, तो शायद एक भी बच्चे की डिफ़िकल्टी नहीं आती है। लेकिन यदि अपन ने उनसे 1-2 प्रश्न पूछ लिए, तो उनको मालूम है सर का अगला प्रश्न आएगा, इसके पहले फिर वो अपनी डिफ़िकल्टियाँ फिर पूछना शुरू करते हैं। ये कई बार मैंने अनुभव किया है कि यदि अपन इनिशिएटिव लेके प्रश्न देते हैं, तो बच्चे फिर उसके रिप्लाई में भी अपने प्रश्न देते हैं। उसके रिप्लाई में ही प्रश्न करते हैं। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न का उत्तर ही प्रश्न है आता है, मेरे को तो ऐसा लगता है। हाँ, तो मतलब असेसमेंट कैसे हेल्प करते हैं, ये हमें नॉर्मल टीचिंग लर्निंग में भी समझ में आता है। हेमंत सर, महेंद्र सर, आपको कुछ ऐड करना हो इसमें? ये मतलब यही चीज है कि ये लोग हम लोग क्लास में ये अक्सर ये होता रहता है, मतलब करते भी रहते हैं हम लोग कि पढ़ाने के बाद हम बीच बीच में क्वेश्चन, मतलब ये प्रैक्टिकली हम लोगों ने करा है। ये बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका समझ में आता है कि यार इसको इस तरह से पढ़ाना चाहिए, ये चीज जो है इस तरह से पढ़ानी चाहिए थी, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी ये। और इसका रिफ्लेक्शन हमको अगले साल पढ़ाने में भी आता है कि पिछले बार ये हुआ था और ये प्रॉब्लम आई थी, तो आने वाला जो नया बैच है उसको और इसका बेनिफिट मिल जाता है। तो डेफिनेटली वो तो होता ही है, उसका चीज वो बढ़ती चली जाती है। हम जो चीज पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, उसमें असेसमेंट हम करते जाते हैं। खुद का असेसमेंट भी होता है, ना कि बच्चों का असेसमेंट होता है इसमें। जी मैडम। एग्जैक्टली, सबसे अच्छी चीज है कि खुद का भी असेसमेंट जो आप कह रहे हैं होता है, तो हमें पता चलता है कि वो किस तरह से हमें अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी में चेंज लाने की जरूरत है। हाँ, तो आकलन हम लोग वैसे भी बहुत बार इस चीज पे डिस्कस कर चुके हैं। आप ये रीड करिए ये स्लाइड, और अगर इस पे आपको लग रहा है कि इस पे कुछ डिस्कस करने की जरूरत है, अ, हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जी भी मैं बात हो रही है कि हाँ हाँ, नहीं जी मैडम, बोलिए। इसमें जो है ना, जैसे पहले तो एकदम क्लियर है कि आकलन के वे तरीके जहाँ विद्यार्थी अपने कार्यों में बदलाव कर सकते हैं, विद्यार्थियों को बताते हैं कि किस स्तर पर है और किस प्रकार पुनरावृत्ति और अभ्यास से ऊंचे स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये दूसरा वाला जो है, जैसे बार बार लिए जाने वाला योगात्मक आकलन बच्चों के सीखने की प्रेरणा पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इस पे थोड़ा सा मतलब मैडम क्लियर, जिस पे थोड़ी चर्चा हो जाए तो ठीक है। योगात्मक आकलन से आप क्या समझ रहे हैं? हेमंत सर, तपन सर, सॉरी महेंद्र सर, तपन सर और हेमंत सर, आप भी इस पे बात कर सकते योगात्मक आकलन तो मैडम जैसे कहा, जैसे सारा कुछ पढ़ाने के बाद हम आखिर में सत्र के अंत में या चैप्टर खत्म हो जाता है, तब कंप्लीट करने के बाद हम कोई टेस्ट लेते हैं या फाइनल एग्जाम लेते हैं, तो वो होता है। इससे नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, इस पे थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा तिमाही था। 6 माही परीक्षाएं जो या वीकली टेस्ट जो हाँ लेते हाँ हैं, हाँ। ये जी। योगात्मक आकलन का ही प्रयोग करते हैं। उसमें मतलब योगात्मक आकलन ही है वो, कि हमें एक समय समय के अंतराल के उपरांत बच्चों का टेस्ट लेना है। वो योगात्मक ताकि आखिरी में बच्चे तक कहाँ तक पहुँच, जो हमारा उद्देश्य थे वहाँ तक कहाँ तक पहुँच पाए, ये देखने योगात्मक आकलन ही कहलाएगा वो। तो ये नेगेटिव इफेक्ट किस प्रकार से डालता है, ये थोड़ा सा हैं। प्रश्न। अगर फॉर्मेटिव ना हो कोई टेस्ट और सिर्फ फाइनल जो आप एग्जाम्स कह रहे हैं, तो अभी हम लोग जब आगे भी बात करेंगे टेस्ट की, जो हम इसीलिए बार बार हम ऐसी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं कि ओरल टेस्ट, क्विजेस जो रेगुलर बेसिस पे क्लास की लर्निंग के दौरान हो रहा है, अगर वो ना हो और सिर्फ फाइनल टेस्ट जैसी चीज हो,
तो क्या वो बच्चों को लर्निंग के लिए प्रेरित करेगा, या जो बीच में फॉर्मेटिव तो खैर अभी हम ये वर्ड नहीं यूज करेंगे, लेकिन बीच में जो क्विजेस हैं, ओरल टेस्ट हैं, ये सारी चीजें अगर हो तो वो लर्निंग के लिए ज्यादा प्रेरित करेगा। मतलब मैडम डायग्नोस्टिक के बारे में अपन बात करें। एग्जैक्टली, डायग्नोस्टिक। जी जी, मतलब डायग्नोस्टिक वर्ड अगर ना यूज करें, अगर हम जो हम रेगुलर बेसिस की बात करें कि हम सिर्फ और सिर्फ अगर फाइनल टेस्ट लें बच्चों के, वो हेल्प करेगा बच्चे को या पुश करेगा लर्निंग के लिए, कि लेकिन अगर हम रेगुलरली वाइल टीचिंग लर्निंग हम असेसमेंट्स कर रहे हैं, वो ज्यादा हेल्प करता है बच्चों को सीखने के लिए मतलब पुश कर। जी, फॉर्मेटिव ज्यादा यूजफुल रहेगा। इसका मतलब ये है कि बीच बीच में भी हम लेते रहेंगे उसको, तो वो, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम बार बार यही लेंगे कि वो आखिर में जाकर के वही चीज इसमें, क्योंकि उसमें वो भी शायद निकल के नहीं आ पाएगा आउटपुट कि वो गलती कहाँ पर कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। तो और अंडरस्टैंडिंग भी गेज नहीं कर पाएंगे आप, और शायद ये भी नहीं गेज कर पाएंगे आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या हाँ हाँ हाँ, गैप जी है। जी, सही, बिल्कुल सही है। बिल्कुल टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या चेंज करना है, क्या नहीं चेंज करना, और बच्चों को किस लेवल पे समझ में आ रहा है, ये हम यदि लगातार टेस्ट देते रहेंगे तो ही हम जज कर पाएंगे कि बच्चे कहाँ तक सीख पा रहे हैं। इसीलिए हमें बड़ा इनोवेटिव होना पड़ता है कि सिर्फ आप ओरल टेस्ट ही ले रहे हैं, या आप एक सिंपल सा प्रोजेक्ट जैसा भी दे दें क्लास को। शायद वो इंडिविजुअल असेसमेंट ना कर पाए, लेकिन अगर ग्रुप्स में आप बच्चों को बांट के एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे दें, जो जो वाइल टीचिंग, बड़ी क्लासेस में वाइल टीचिंग, आप तुरंत जो ओरल क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो खड़ा करते हैं बच्चों को कि बताओ क्या समझ में आया क्या नहीं आया, अगर हम उसको भी बहुत ही प्लान्ड वे में अपने दिमाग में कुछ क्वेश्चंस प्लान्ड ही रखें कि अभी मुझे ये क्लास, व्हेन आई विल बी टीचिंग दिस आई विल आस्क दिस क्वेश्चन, तो शायद मुझे भी समझ में आ जाएगा कि बच्चे को क्या समझ में आया क्या नहीं आया। वो हम हैंडी रखें अपने पास, तो तो बहुत हेल्प मिलेगी हमें एज टीचर्स भी, और बच्चों को भी, और उनको भी समझ में आएगा, और वो भी प्रिपेयर्ड रहेंगे हर समय कि अभी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो शायद वो पुश करेगा उनको सीखने के लिए, कि वो खुद सीखना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, या ऐसा क्विज आने वाला है, या ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है। और इसीलिए आकलन सीखने को प्रेरित करते हैं, क्योंकि हो सकता है एक तो आउट ऑफ इंटरेस्ट बच्चे पूछें वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि बच्चे को पता है कि अच्छा ये क्वेश्चन आने वाला है, तो आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे शायद अपनी क्लास में, या एक जगह पे क्लास, या जो भी आप, ये ज्यादा मात्रा में बच्चे कोई भी चीज समझने के लिए तैयार रहेंगे और समझना चाहेंगे। तो हम लोगों ने असेसमेंट पे बात कर ली कि असेसमेंट क्यों जरूरी है। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो अब जैसा कि आपने बताया कि संजय जी ने आपको ये चीज कवर करवाई थी, तो एक बार जो संजय जी ने, मतलब आप 1 मिनट लीजिए, आंख बंद करके दिमाग पे जोर डालिए, संजय जी ने क्या चीजें, क्या पॉइंटर्स बोले थे, और आप वो मेरे साथ शेयर करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक एक करके आप तीनों, आपको जो भी याद आ रहा है आप बताइए, सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन। कोई बढ़ रहा है आगे, बोल रहा है?
संजय जी का चेहरा याद आ रहा है किसी को? तपन सर, हेमंत सर? जी मैडम, थोड़ा ट्राई कर सकता हूँ कि सीखने के आकलन और सीखने के लिए आकलन में जो सीखने का आकलन था, उसमें हमने ये बात की थी कि उसमें सीखने के आकलन में हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम प्रोजेक्ट काम कर सकें, तो कि प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं जिससे बच्चा सीख सकता है। कि हमने कुछ दिया उसको बच्चे को, तो वो करके सीखने की कोशिश कर सकता है। तो या फिर हम उसको प्रश्न दे सकते हैं, जाके वो पढ़ के सीख सकता है, या उसके लिए हम उसकी परीक्षाओं का आयोजन कर सकते हैं कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है। और सीखने के लिए आकलन मेरे के ऊपर हम बात करें तो सीखने के लिए आकलन में हम यही कि पहले कि किस क्या सिखाना है उसके लिए हम पूर्व से कुछ क्वेश्चन दें, ताकि हम उसको ये प्रिपेयर कर सकते हैं। हम हमारे जो मतलब हमारी पढ़ाने की जो तकनीक है उसका उसको बनाने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। सीखने के लिए आकलन यदि करेंगे पहले, तो हम किस प्रकार से पढ़ाएं ताकि बच्चे की जो उसकी क्वेरीज है वो भी पूरी, और उसकी जो जानकारियां हैं यदि वो अधूरी हैं तो उसको पूरा कर सकें, या नहीं है तो उसको दे सकें। ये सीखने के लिए आकलन में हम ले सकते हैं। इसमें सामान्यतः हम निदानात्मक परीक्षाओं के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। हेमंत भाई, जी सर। थोड़ा सपोर्ट करें। सर बिल्कुल सर। जैसा कि सर आपने बताया, थोड़ा सा अपन इस पे चर्चा करें तो सीखने के आकलन का जो मेन उद्देश्य होता है सर, ये इसको अपन यदि देखें तो ये एक प्रकार से योगात्मक आकलन में हम इसको रख सकते हैं। जब हम सीखने का आकलन करते हैं तो परीक्षा के माध्यम से या ओरल टेस्ट वगैरह के माध्यम से इसका उपयोग करते हैं, सीखने का आकलन करते हैं। और विद्यार्थियों ने कितना सीखा, इस चीज को ये चीज निकल करके सीखने का आकलन के माध्यम से आती है कि विद्यार्थी जो हमारे द्वारा उसको नॉलेज दी गई है उसको कितना उसने प्राप्त किया है, और अन्य विद्यार्थियों के साथ उसकी तुलनात्मक रूप से भी एक आकलन हम इसके अंतर्गत कर लेते हैं, क्योंकि सभी का साथ में होता है तो उससे एक तुलना भी हो जाती है कि कौन बच्चा कितना सीख पा रहा है, या ऐसा कहें कि सीधे से रूप से इससे हमें परिणाम प्राप्त हो जाता है, जो कि हम परीक्षा के माध्यम से या कोई प्रोजेक्ट करके करा सकते हैं। जबकि सीखने के लिए आकलन की बात करें तो इसके अंतर्गत हम स्वयं को भी तैयार करते हैं कि विद्यार्थी की स्थिति क्या है, और उस स्थिति के अनुरूप फिर हम एक प्लान तैयार करते हैं कि विद्यार्थी को इस प्रकार से हमें ये चीज डालनी है। तो विद्यार्थी की सोच और उसकी समझ कैसी है, इस बात पर सीखने के लिए आकलन को जानना जरूरी होता है। जब तक हमें विद्यार्थियों की सोचने की और गेन करने की क्षमता का सही अनुमान नहीं होगा तो हम उसको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। ऐसा कह सकते हैं कि सीखने के लिए आकलन एक कंस्ट्रक्टिव उद्देश्य है ये, ताकि हम बच्चे को अच्छे से अच्छा और अधिक से अधिक नॉलेज दे सके। जी सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की क्या स्लाइड्स में ये भी काफी। कह सकते हैं मैडम, हाँ जी, हाँ जी। सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन। सीखने के लिए आकलन अपन जैसे शिक्षक के लिए है, और सीखने का आकलन अपन कह सकते हैं विद्यार्थी के लिए। कि शिक्षक सीखने के लिए आकलन है तो मतलब शिक्षक अपनी जो रणनीति वो तैयार करेगा, और उसने जो सिखाया है वो बच्चे ने क्या सीखा है वो सीखने का आकलन आ जाएगा, ताकि वो टीचर ने जो रणनीति अपनाई थी वह सही है या गलत है, वो सीखने के आकलन से मालूम पड़ेगी। जी सर, मैं भी यही समझ पा रहा हूँ। फिर थोड़ा सा मैम इसको और क्लियर कर दें तो अपना इफेक्ट क्लियर हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड्स में हमें
ज्यादा पॉइंट वाइज पता चलेगा। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से एक्चुअली कवर किया सब। तो जो कोई कह रहा था कि धूमिल हो गया वैसा लग नहीं रहा है, लेकिन ठीक है। सीखने का आकलन, इसका उद्देश्य योगात्मक होता है, जो कि समेटिव आप कह रहे थे होता है। सीखने को प्रमाणित कर विद्यार्थियों को स्कूल में विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताता है, विद्यार्थियों को, पेरेंट्स को। तो एग्जैक्टली समेटिव जो असेसमेंट है वो ओवरऑल कितना प्रोग्रेस हुआ है बच्चे का एक क्लास में, एक सब्जेक्ट में, ओवर पीरियड ऑफ 6 मंथ अ ईयर, वो बताता है सीखने का आकलन। आपकी क्लास में अगर कई बच्चे हैं तो ये भी एक्चुअली तुलना करवा सकता है कि जो हम लोग कहते हैं, अगर हम रैंकिंग में बिलीव करते हो या जिस भी चीज में, अगर हमें पता चलता है कि कौन सा बच्चा किस पोजीशन पे है एक क्लास में, ये सीखने का आकलन हमें हेल्प करता है समझने के लिए। और जनरली ये मार्क्स या ग्रेड्स के थ्रू दिया जाता है, क्योंकि ये जनरली समेटिव होता है। इसलिए जैसे कि अगर फॉर्मेटिव कुछ है जहाँ पे सिर्फ ओरल क्वेश्चन की बात जैसे करें, तो उसमें वो शायद आपको कोई ग्रेड या मार्क्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको सीखने का आकलन जो है वो जनरली सील किया जाता है ग्रेड्स, मार्क्स या किसी ऐसी चीज पे जो 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 सिग्निफाई करे कि इतना समझ में आ गया है। और इस प्रकार का आकलन अन्य प्रकार के कक्षा कक्ष आकलन गतिविधियों पर हावी रहता है, ऑब्वियसली क्योंकि समेटिव है। हावी रहता है इन द सेंस कि ये एक फाइनल सीलिंग जैसा है कि भाई ये बच्चा इतना कर रहा है, इस साल में इसने इतना अचीव किया है, इतने मार्क्स लाया है। तो ये ज्यादा ग्रेविटी रखता है, क्योंकि बच्चे का आगे क्लास में पास होना, कहीं पे सेलेक्ट होना, इन मार्क्स पे डिपेंड करता है। ये सीखने का आकलन हुआ आपका। इसमें क्या क्या है, एग्जाम्स जो भी वैलिड एग्जाम्स हैं, जो एग्जाम्स मान्यता प्राप्त एग्जाम्स हैं, और समेटिव एग्जाम्स जो भी हैं किसी भी स्कूल कॉलेज के, ये सीखने का आकलन में शामिल किया जाता है। सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य निर्माणात्मक है। निर्माणात्मक, फॉर्मेटिव जैसे वर्ड होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, अर्थात विद्यार्थियों के सीखने में योगदान करने के लिए होता है। ये लगातार होते रहते हैं, इनके आधार पर लगातार कार्यवाही भी होती रहती है। तो कार्यवाही इन द सेंस आपको अपने टीचिंग लर्निंग में चेंज करना है, टीचिंग मेथोडोलॉजीज में चेंज करना है, तो आप इसके थ्रू कर पाएंगे। और आपको देख लग रहा है कि ये 4 बच्चे थ्रू आउट वीक चल रहे हैं, अब इन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हर तरह से आपको हेल्प करता है ये समझने में कि कहाँ पे चेंज लाने की जरूरत है। इस प्रकार के आकलन प्रत्येक विद्यार्थी की समझ और सोच पर प्रकाश डालते हैं, और इस कारण शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की को फीडबैक देते हैं और उनके सीखने को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो फीडबैक तो खैर समेटिव में भी मार्क्स के थ्रू होता है, लेकिन यहाँ पे एक वर्बल फीडबैक, एक रिटन फीडबैक दिया जा सकता है कि अभी इस टॉपिक पे तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है या हमें मेहनत करने की जरूरत है। तो ये सीखने के लिए आकलन आपको समझाते हैं, जितने भी फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं वो। जैसा कि आप लोग कह रहे थे, वो टीचर के लिए होता है, ये बच्चों के लिए, वो बच्चों के लिए होता है, ये टीचर के लिए होता है। तो बेसिकली हाँ, टीचर थ्रू आउट फीडबैक ले भी सकता है, दे भी सकता है सीखने के लिए, आकलन के लिए। ये आकलन अंत में नहीं किए जाते, इन्हें सीखने के दौरान किया जाता है। प्राय इस प्रकार के आकलन कई बार होते हैं और ये संवाद आधारित होते हैं। तो हो सकता है ये सिर्फ कॉन्वर्सेशंस पे डिपेंड करते हो, नॉर्मल ओरल टेस्ट वगैरह ओरली ही होते हैं। तो और इसमें क्या जितने डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, जो फॉर्मेटिव टेस्ट हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। वो कुछ भी हो सकता है, क्लास क्विज हो सकता है, एक सिंपल क्लास क्विज जो क्लास में आप करवा रहे हो 2 ग्रुप्स में बैठ के, ये भी एक तरह का फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अगर आप अपने ऑब्जर्वेशन को बहुत ही हाई लेवल फोकस्ड रखते हैं और आप क्लास में क्विज करवाते हैं, तो जो बच्चा आंसर दे रहा है बार 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 बार, वो उससे भी आप गेज कर पाते हैं कि अच्छा, इस ग्रुप में इस बच्चे को समझ में आ गया, इन बच्चों को भी नहीं समझ में आया है। और आप बहुत क्रिएटिव वे सोच सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। अगर डायग्रामेटिक क्वेश्चन है तो आप बच्चों को डायग्राम बनवा के बुला सकते हैं।
अगर आपको एप्लीकेशन टेस्ट करना है तो आप एक हाइपोथेसिस बच्चों को दे सकते हैं या बच्चों का हाइपोथेसिस क्रिएट करने को दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक फॉर्मेटिव असेसमेंट में कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्रिएटिविटी ऑफ द टीचर एज वेल। हाँ, शिक्षकों के लिए ध्यान रखने पहले तो खैर ठीक है। अभी इन दोनों में अभी आपको डिफरेंस और कुछ ऐड करना है या आपको लग रहा है कि यहाँ पे कहीं डाउट है या कुछ भी, तो हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं या क्लियर है काफी? क्लियर है मैडम? इससे जी मैम, क्लियर। पुरानी चीजें याद आती आ रही है। गुलाटी जी का चेहरा तो नहीं, आवाज जरूर याद आती आ रही है। ये गुलाटी जी को कन्वे कर दिया जाएगा कि आपका चेहरा याद नहीं आ रहा टीचर्स को। हाँ, अब बहुत दिन हो गए ना मैडम। तो शायद ठीक है, मतलब शायद मेस के सर हैं, तो मेस की क्लास देते होंगे शायद गुलाटी सर। हाँ जी। तो खैर ये काफी अपने आप में क्लियर है और इसीलिए जो हम जनरली अपने दिमाग में रखते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा क्लियर कर देता है कि क्यों असेसमेंट किया जा रहा है। कर लो बेटा, ढूंढ लो वहां तुम जाए क्या ऊपर वाले घड़ी। हेमंत सर कुछ बोल रहे हैं कि वो आप अपने बगल वाले से बात कर रहे हैं? सॉरी मैम, बच्चा आ गया था। हाँ हाँ, कोई नहीं, मुझे भी समझना था कि मुझे समझ में नहीं आता। बच्चे सबके आ रहे हैं, अभी वर्क फ्रॉम होम में यही है। जी मैम। हाँ, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि क्या ध्यान रखने की चीज है सीखने के लिए आकलन में, क्योंकि समेटिव तो हो गया तो हो गया, अब उसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन सीखने के लिए आकलन जो है वो बहुत सारी चीजें चेंज करने में हेल्प कर सकता है। तो विद्यार्थियों को अभी भी क्या जानने की आवश्यकता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट से आपको ये समझ में आएगा कि अभी भी कहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं, क्या नहीं जान पा रहे हैं, या विद्यार्थियों ने इस पाठ से क्या सीखा। ये क्या सीखा, ये तो शायद लैंग्वेज के लिए ज्यादा है, लेकिन अपने लिए भी है कि बच्चे बच्चे ने इन सारी चीजों में से, सपोज अगर बॉन्ड्स हैं तो उसमें शायद दो तरह के बॉन्ड्स इजीली सीख लिए, बाकी नहीं सीखे, या यूपीएससी नॉमेनक्लेचर में शायद अल्कोहल को नाम करना सीख लिया लेकिन बाकियों का नेमिंग नहीं सीखा है। तो क्या सीखा है वो आपको हेल्प करता है। क्या विद्यार्थियों को यह पाठ बहुत सरल लगा या बहुत कठिन लगा? अगर सारे ही बच्चे बहुत एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं हर चीज का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जनरली स्टेट्स ऑफ मैटर या ऐसे जो मैटर वाला सब्जेक्ट टॉपिक्स होते हैं, जो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर्स होते हैं जनरली, वो मोस्टली बच्चों को समझ में आ जाता है। ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मोस्टली जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इसमें तो काफी बच्चों को चीजें समझ में आ रही हैं। तो कौन सा टॉपिक बच्चों को मोटा मोटा टफ लग रहा है, कौन सा टॉपिक इजी लग रहा है, वो आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट से समझ में आ जाता है। क्या मेरी शिक्षण रणनीतियां बच्चों के लिए प्रभावी नहीं है, तो ये टीचर को रिफ्लेक्ट करने के लिए वो देता है टाइम। अगर लगातार आप एक ही तरह की टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो और लगातार बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा शायद चॉक एंड टॉक हर समय नहीं काम कर रहा, मुझे अभी अपना पैटर्न चेंज करने की जरूरत है। तो वो आपको एक फीडबैक देता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, किन क्षेत्रों में विद्यार्थियों की समझ विकसित नहीं हो पाई है। तो अगर आप, जैसे कि बात हो रही थी सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस में शायद सॉल्यूशन समझ में आ गया है, लेकिन कोलॉइड या सस्पेंशन समझ में आया है कि नहीं, या डिफरेंस समझ में आया है कि नहीं, तो कहाँ पे और अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है, ये आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट से समझ में आता है। क्या मैं विद्यार्थियों को वह सिखाने में सफल हुआ जो मैं उन्हें सिखाना चाहता था? तो आप जब क्लास में घुसते हैं तो आप एक थॉट के साथ घुसते होंगे कि भाई आज मुझे ये टॉपिक कवर करना है, इस टॉपिक में भी क्या क्या समझा देना है। अगर वो मेरे दिमाग में रहेगा एज अ टीचर, तो हम अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट से गेज कर पाएंगे कि ये चीज समझ में नहीं आई है या ये चीज समझ में आ गई है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको भी जो कहते हैं एक एज अ टीचर फीडबैक देता है
तो ये एक चेकलिस्ट जैसा है जो आप अपने सामने क्वेश्चंस शुरू में आप रख सकते हो, और बाद में तो आप इसको अब्सॉर्ब ही कर लोगे। ये सारे क्वेश्चंस अपने दिमाग में आप रखेंगे तो आपको अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट लेना भी इजी हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे समझना है कि कठिन लगा कि आसान लगा, तो क्या मेरे लिए पेन और पेपर एक फॉर्मेटिव टेस्ट ज्यादा ये फीडबैक दे पाएगा, अ, या सारे बच्चों को समझ में आया है या कितना समझ में आया है, तो एक क्लास क्विज हेल्पफुल रहेगा इस चीज के लिए। तो आपको अपना फॉर्मेटिव टेस्ट भी डिजाइन करने में हेल्प करेगा, करेंगे ये क्वेश्चंस। उसके अलावा क्या आप हर बार एक ही तरह का फॉर्मेटिव असेसमेंट लेंगे, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट भी का कौन सा प्रकार आप इस्तेमाल करना चाहेंगे उसका फीडबैक भी ये क्वेश्चंस देंगे। हाँ, आगे बढ़े। जी मैडम। इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है कि सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन, लेकिन इसका जो एक कंपैरिजन चार्ट जैसा वो आपके सामने है कि क्या है दोनों का उद्देश्य, समेटिव है और फॉर्मेटिव है, संदर्भ किसके कंटेक्स्ट में आप ये एग्जामिनेशन ये ले रहे हैं, ये असेसमेंट ले रहे हैं। तो सीखने का आकलन ऑब्वियसली आपको क्लास में बच्चा किस पोजीशन पे है, कहाँ पे है, बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में वो एक बड़ा वो है कंटेक्स्ट है। लेकिन सीखने के लिए आकलन आपकी एज टीचर उसके अंडरस्टैंडिंग की क्या अपेक्षाएं हैं, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, मैकेनिकल लेवल पे बच्चा कहाँ पे है, रिमेम्बरिंग लेवल पे कहाँ पे है, वो सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके दिमाग में एज ए टीचर है वो कंटेक्स्ट है, ना कि दूसरे बच्चे। तो अगर आप फॉर्मेटिव असेसमेंट ले रहे हैं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का कंटेक्स्ट ये नहीं होना चाहिए कि इस बच्चे को ज्यादा आता है, इस बच्चे को कम आता है, लेकिन इस बच्चे को, एक बच्चे को कितना आता है और कितना नहीं आता है, ये संदर्भ होना चाहिए। तो सीखने के लिए आकलन में हम अपने कंटेक्स्ट को हमेशा ऐसा रखेंगे कि दो बच्चों में कंपैरिजन हम नहीं करें, लेकिन उस बच्चे में एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कितनी समझ है कितनी नहीं है वो ध्यान देंगे। और असेसमेंट हमेशा इन दोनों ही केसेस में टीचर्स करते हैं। तो ये है एक मोटा मोटा डिफरेंस, या डिफरेंस तो नहीं है, कंपैरिजन जैसा सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन में। इस पे कुछ चर्चा किसी को करनी है? मैडम हाँ, तब हेमंत सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी मैं बोलना चाह रहा था सर यहाँ पर हाँ हाँ। कि जैसे कि सीखने का आकलन में जो संदर्भ में अपन ने अन्य विद्यार्थी लेकर के चल रहे हैं, सीखने के लिए आकलन में अभी तक हम जो समझ रहे थे कि इसमें संदर्भ हमारा शिक्षक को हम लेकर के चलेंगे, शिक्षक का कार्य है। तो ये बाहरी मानक और अपेक्षाएं जो संदर्भ में बता रहे हैं, इनसे क्या तात्पर्य है? अपेक्षाएं मतलब सर एक टीचर का एक्सपेक्टेशन क्या था एक पर्टिकुलर टॉपिक के बाद। तो जैसे अगर जी आप क्लास में, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप घुसते हैं ये सोच के कि आज मुझे सोल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन पढ़ा देना है, बच्चों को ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि ये बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए कि तीनों चीजें क्या है और तीनों में डिफरेंस क्या है। सपोज करिए ये आपका ये जी आपकी अपेक्षा है, तो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट ये कंटेक्स्ट लेके चलेगा कि 30 बच्चों को ये सारी चीज समझ में आ गई है कि नहीं आई है। तो ये है अपेक्षा। और मानक मतलब बाहरी स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन ऑफ, सपोज डेफिनेशन ऑफ सोल्यूशन। तो डेफिनेशन ऑफ सोल्यूशन सारे बच्चों को, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन का डेफिनेशन सारे बच्चों को आ गया है कि नहीं, तो जी ये वो। जी मैम, थैंक तो शिक्षक कभी कंटेक्स्ट नहीं रहेगा, शिक्षक तो हमेशा असेसमेंट कर रहा होगा, शिक्षक के यू। जी मैम। थॉट्स शायद कंटेक्स्ट रहेंगे। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? महेंद्र सर कुछ बोल रहे थे शायद। नहीं मैडम, बस मैं ये बोल रहा था, ये सीखने का जो आकलन जैसे दृष्टिकोण उसका उद्देश्य दिया गया, तो मतलब मैं इसमें समझ पा रहा हूँ कि उसमें अगले लेवल पे ले जाने के लिए उसको प्रमोट करना इसका उद्देश्य होगा। और सीखने के लिए जो आकलन है वो उसमें वो सारी स्टडी तैयार करना जो कि उसको सीखने के लिए हेल्प कर सके। तो ये इसका उद्देश्य ये है कि मतलब ये जो सीखने के आकलन का उद्देश्य है वो थोड़ा सा
कहना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म है और बड़ा उद्देश्य है, और ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसको हेल्प करने के लिए है कि क्या सिखाया जाना है। वो सीखने के आकलन के लिए शिक्षक को टूल देता है, एक तरह का टूल वगैरह देता है उसको। एग्जैक्टली। सीखने का आकलन एक जो फाइनल कहते हैं कि एक ठप्पा लग जाता है कि भाई अब छमाही हो गया, तिमाही हो गया, या फाइनल एनुअल एग्जाम हो गया, उसके बाद फिर अब तो कुछ मतलब कुछ बड़ा बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर वो मार्क्स कहीं ऐड हो रहे होंगे, फाइनल रिजल्ट में आपके इंक्लूड हो रहे होंगे, तो वो हो गया, बस अब वो हो ही गया, वो समेटिव है। लेकिन सीखने के लिए आकलन आपको हेल्प कर रहा है और बच्चों को भी हेल्प कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप आपको हेल्प कर रहा होता है। फाइनली समेटिव तक ही सबको जाना है, लेकिन सीखने के लिए आपको एक एक स्पेस और फीडबैक प्रोवाइड करता है सीखने के लिए। आप तो बहुत जल्दी खत्म हो गया आज। तो इसमें अगर आपको कुछ और ऐड करना हो, इतना सही था आज का, इतना सही था क्या? असेसमेंट्स, क्योंकि बाकी चीजें तो हम लोगों ने पिछले बार कवर कर ली थी। असेसमेंट्स क्योंकि जो पीछे छूटा हुआ था, जो गुलाटी जी ने आपका किया था, वो उसके पे मुझे डिस्कशन करना था। जी मैम। तो अ, ये है अब अब क्योंकि नाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट असेसमेंट एज वेल, तो हम लोग ने असेसमेंट के बारे में बात कर ली है। आपसे ब्लूप्रिंट के बारे में बात की गई होगी शायद, और कल शायद एक प्रेजेंटेशन तपन जी का ब्लूप्रिंट पे है ना? जी जी मैडम, जी तपन मैडम। से, हाँ। तो ब्लूप्रिंट के बारे में अब आप कल लेंगे ही वो टॉपिक, तो हम लोग कल उस पर ज्यादा डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में बात कर ली है, हम लोगों ने यूबीडी के बारे में बात कर ली है, हम लोगों ने एक अच्छा क्वेश्चन, चाहे वो एफआर हो चाहे वो एमसीक्यू हो, अ, क्या कैसे बनाना चाहिए उस पर बात कर ली है। अच्छे क्वेश्चन पे बहुत बार बात कर ली है। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए उस पर बात कर ली है। असेसमेंट के बारे में आज मैंने बात कर ली। आपको एक असेसमेंट पेपर पे क्या इस पे डिस्कशन हुआ है आप लोगों का? किसी एक वर्कशॉप में क्रिएटिंग गुड पेपर या पेपर क्रिएशन पे बात हुई है आपकी, पेपर असेंबली पे? मैडम आपके साथ ही बात हुई थी शायद एक चक्कर की, पेपर या जो क्वेश्चंस हैं इनके आधार पे पेपर निकाला जाता है। बस पेपर ब्लूप्रिंट के बाद प्रश्नों का निर्धारण करना, प्रश्न बनाना, उसके बाद फिर उनमें से सिलेक्शन करना। तो जो अपन सॉफ्टवेयर के थ्रू पेपर निकाल रहे हैं, इसके ऊपर इसमें से किसी पेपर को से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना, यही इस विषय पे चर्चा हुई थी आपसे। ठीक है। तो बेसिकली जो अभी आज हम लोग भी बात कर चुके हैं कि असेसमेंट जब हम कर रहे होंगे, तो या असेसमेंट पेपर बना रहे होंगे, तो असेसमेंट पेपर का उद्देश्य ऐसा है कि आपको समझना है कि बच्चे को मोटा मोटा कितना समझ में आया है। तो कौन से समझने लायक टॉपिक्स हैं, आप उसके क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में लेंगे। कौन से कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिसमें से सिर्फ मैकेनिकल क्वेश्चन ही निकले, और कोई बुरी बात नहीं है, तो आप उन टॉपिक्स के क्वेश्चन मैकेनिकल में रख सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन पेपर की असेंबली जो आप लोग ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, उसको भी आप यू कैन गो बैक टू दोस क्वेश्चन पेपर्स टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चंस कितने मैकेनिकल, कितने अंडरस्टैंडिंग, कितने एप्लीकेशन के आ रहे हैं उसमें। और एक पेपर ऐसा होना चाहिए पूरा पूरा कि ऐसा भी ना हो कि सबके सब मैकेनिकल के क्वेश्चंस हो, और ऐसा भी ना हो कि सब एप्लीकेशन के क्वेश्चंस हो। हर तरह के बच्चे को एड्रेस करता हुआ एक तो पेपर हो, और दूसरा आपको एक फीडबैक मिल रहा हो उस क्वेश्चन पेपर से, आपको समझ में आ रहा हो कि बच्चा अपने इस इतने करिकुलम के, इतने सिलेबस पे समझ के लेवल पे कहाँ है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो हो सकता है आप दूसरे टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन, एप्लीकेशन का क्वेश्चन पूछोगे तो आप गेज कर पाओगे, अच्छा इससे जो पिछला वाला टॉपिक था समझ में आया होगा तभी ये वाला आंसर कर पा रहा है। तो वैसे फीडबैक्स आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे मिलते हैं।